हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका बेसिक फंडा की एक और क्लासेस में। मैं दीपक डागर आपका स्वागत करता हूं। एंड आज हम पढ़ेंगे इंडिया के एक और नेबर के बारे में अंडर द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रशिया। आज हम पढ़ेंगे इंडिया रशियन रिलेशनशिप्स के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। तो जहां तक बात है इंडिया और रशिया की, तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज रही हैं। जैसे कि दोनों ही प्लूरलिस्टिक स्टेट हैं, दोनों ही इंटरनेशनल टेररिज्म का विक्टिम रही हैं, क्योंकि रशिया में जो चेचन्या है वो सेपरेशन चाहती है रशिया से। तो इसी के कारण जो चेचन रेबल्स हैं वो रशिया में टेररिज्म एक्टिविटीज को अंजाम देते रहते हैं। और इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया काफी पुराना विक्टिम रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म का, जैसे कि मुंबई के अटैक्स एंड देन मेजर हाईजैक्स, और जो पाकिस्तान की साइड से टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए दोनों ही जो कंट्री हैं वो दोनों अपोज करती हैं इंपीरियलिज्म को। इंपीरियलिज्म का अगर हम एक शॉर्ट डेफिनेशन देखी जाए तो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है वेयर रिच कंट्री टेक कंट्रोल ओवर अदर पुअर कंट्रीज। तो ये दोनों ही कंट्री इस पॉलिसी का विरोध करती हैं। दोनों ही जो कंट्री है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं। बस फर्क इतना है कि इंडिया में एवोल्यूशनरी सोशलिज्म हुआ था एंड रशिया में रेडिकल सोशलिज्म। अब अगर इनकी लिंकेज की बात करी जाए तो काफी साल पहले एक रशियन मर्चेंट था जिसका नाम था एफिनेसी निकितिन। वो इंडिया आए थे एंड वो आए थे त्वेर रीजन से, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, जर्नी बियॉन्ड द थ्री सीज। तो यहाँ से इंडिया और रशिया के बीच में जो फर्स्ट लिंकेज थी वो पैदा हुई थी। और एक बात याद रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें पंडित नेहरू कहा जाता है, उन्हें इंडिया फॉरेन पॉलिसी का मेन आर्किटेक्ट बोला जाता है, और वो बहुत बड़े एडमायरर थे रशियन रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कि इंडिया और रशिया के बीच में शुरू शुरू में क्या दिक्कतें रही थी। तो सबसे पहली दिक्कत तब आई थी जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था। कॉमनवेल्थ के बारे में अगर हम आसान शब्दों में जाने तो कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन था जिसमें वो सारी कंट्रीज यूनाइट हुई थी जिन पे कभी ना कभी ब्रिटेन का हक रहा था, एंड दे ऑल एक्सेप्टेड ब्रिटिश मोनार्क एज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो इसको लेके रशिया ने काफी विरोध किया था कि इससे इंडिया अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपनी जो पावर है, वो वापस ब्रिटिश के हाथ में कर रही है। तो इंडिया ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ वाज कंसिडर्ड बाय रशिया एज सरेंडर ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। दूसरी दिक्कत तब आई जब इंडिया ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन मलेशिया को अपोज किया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये 1948 में एक गोरिल्ला वॉर हुई थी। गोरिल्ला वॉर का मतलब होता है कि जब एक कंट्री या एक पार्टी मेजर अटैक करके वापस भाग जाती है या ड्रॉबैक कर लेती है, तब उसको गोरिल्ला वॉर बोला जाता है। तो जो मलेशियन क्राइसिस इन 1948 थे, दिस वाज आल्सो अ टाइप ऑफ गोरिल्ला वॉर। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी मलेशियन नेशनल लिबरेशन आर्मी प्लस मलेशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये दोनों एक साइड पे थी एंड दूसरी साइड पे था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने इसमें कम्युनिस्ट जो ये कम्युनिज्म रेवोल्यूशन हुआ था इसको काफी ज्यादा अपोज किया था। तो इसको लेके भी रशिया ने काफी विरोध जताया था। और जब हंगेरी क्राइसिस हुए थे 1996 में, जब हंगेरियन पॉपुलेशन ने जो सोवियत यूनियन के द्वारा दी गई पॉलिसीज थी और इम्पोज की गई पॉलिसी थी, जब उसका विरोध किया था, तब इंडिया ने भी हंगेरियन पीपल का स्टैंड लिया था और बोला था कि हंगेरियन शुड बी गिवन द राइट टू डिटरमाइन देयर फ्यूचर। तो इस पे भी रशिया को ये इंडिया का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगा। और ताशकेंट एग्रीमेंट के दौरान रशिया पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट भेजना चाहता था, बट इसका इंडिया ने अपोज किया था। तो ये इंडिया की साइड से इरिटेंट था कि रशिया जो है वो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहा है, जबकि पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। और 1968 में इंडिया ने सपोर्ट किया था चेकोस्लोवाकिया को, जो कि चाहते थे कि कम्युनिज्म रिफॉर्म हो, पर यह हो नहीं पाया। और फिर वॉर्सन फोर्सेस, जो कि रशिया की फोर्सेस हैं, उन्होंने जाके
चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड कर लिया था। पर जो इंडिया का सपोर्ट था उनकी पॉपुलेशन की तरफ 1968 में, ये रशिया की तरफ से एक इरिटेंट साबित हुआ, जिसमें रशिया ने काफी ज्यादा अपोज किया था। तो ये तो थे इरिटेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया और रशिया के जो रिसेंट इरिटेंट है, इसमें सबसे मेजर है एडमायरल गोर्शकोव डील। इसके बारे में अभी बात ना करके अगली स्लाइड या उससे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, जहां पे मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे आप काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड हम बात करें तो रिजेक्शन ऑफ मिकोयान मिग-35 फाइटर्स। यहां पर इंडिया ने मिकोयान मिग-35 फाइटर्स के लिए रिक्वेस्ट करी थी एंड बिडिंग करी थी। MMRCA का मतलब होता है मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो जो ये मिग-35 था, इट वाज मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बट रशिया ने प्रोवाइड करने से रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसी के चलते इंडिया फ्रांस के साथ आगे गया फॉर द परचेज ऑफ रफाल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप में। और 2011 में जब इंडिया नेवल फ्लोटिला मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, जब इंडिया की ग्रुप ऑफ शिप्स इंदिरा सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने गई, तब उन्हें व्लादिवोस्तोक, जो कि रशिया के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पे आता है, वहां से वापस भेज दिया गया था। तो दिस वाज अ मेजर इरिटेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और फिर आगे जाके ये एक्सरसाइज 2017 के अंदर वापस से शुरू हुई थी। रशिया ये कहता है कि जो इंडिया और यूएस के बीच जो बढ़ रही दोस्ती है, वो रशिया के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। द इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर रशिया। जैसे कि एग्रीमेंट्स हुए लेमोआ, बेका एटसेट्रा। पर इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो भी इनिशिएटिव है, इनका कोई भी रशिया से लेना देना नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट अपना इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एंड उसका कोई भी इफेक्ट इंडिया रशिया के रिलेशनशिप पे नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं जो मेन इरिटेंट था, एडमायरल गोर्शकोव डील। तो ये जो एडमायरल गोर्शकोव है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दिस इज एडमायरल गोर्शकोव। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रशियन नेवी ने अपनाया था 1987 के अंदर। बट 1996 में इसको डीकमीशन मतलब हटा दिया गया था सर्विस से, क्योंकि रशिया जो थी, इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस थी, उसको नहीं झेल पा रही थी। रशिया वाज नॉट एबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो आगे जाके रशिया ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हम इंडिया को बेच दें। पर आप ये देखना कि ये इंडिया में आते आते 2013 का टाइम आ गया था। तो इतना डिले क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में जो रशिया था, वो इसका जो प्राइस था, रशिया केप्ट ऑन एनहेंसिंग द प्राइस, ये बोल के कि हम जो इसके टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहे हैं टू मीट इंडियाज एक्सपेक्टेशन। और इसी डीले के चलते जो एयरक्राफ्ट था, वो इंडिया को 2013 में मिला एट अ कॉस्ट ऑफ $2.35 बिलियन। तो ये एक मेजर इरिटेंट था कि आपने जो इनिशियल कॉस्ट थी वो कुछ और थी, जो कि एग्जैक्ट नहीं पता, बट विद टाइम डिले करते करते हर बार जब भी ऑर्डर की डेडलाइन आती थी, उसको डिले करके प्राइस बढ़ाते रहे, ये बोल के कि हम उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। और 1996 में डीकमीशन करने के बाद 2013 में इंडिया के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर आया, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। सो दिस वाज अ मेजर इरिटेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। अब थोड़ी बात करते हैं यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बारे में। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की अगर बात करें तो पहले जो ये पूरा एरिया था, दिस वाज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी जिसे कहा जाता है। पर 1991 के अंदर इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जिसके अंदर से ये जो रेड एरिया, बाउंड्री वाला एरिया है, दिस इज ऑल रशिया। अब दिस इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये सारे अलग अलग डिसइंटीग्रेट हो गए थे। ऑल दिस हैपेंड इन 1992 ड्यू टू 3 मेन रीजन। पहली बात तो है कि रशिया एक कॉन्फेडरेशन था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक स्टेट बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर अ स्पेसिफिक मिशन। तो उसके लिए ये सारे जो स्टेट्स थे, रशिया जो था वो एक कॉन्फेडरेशन में उसने अपने आप को समाया था, एंड दे हैड द राइट कि वो अपने आप को अलग कर सके। तो दैट्स व्हाई एक रीजन ये भी था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। सेकंड पॉइंट ये था कि रशिया नेवर रिफॉर्म कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम। बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपना कम्युनिज्म के अंदर भी चेंज नहीं लाए, जिसको लेके दिक्कतें आने लगी थी बाकी स्टेट्स के साथ। तो उसको फिर उसी का रिजल्ट है कि डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में। ये जो दो लीडर थे, मिखाइल गोर्बाचेव एंड ये जो मिखाइल गोर्बाचेव रशियन लीडर है, इनकी पॉलिसीज थी
ग्लागोस्ट एंड पेरिस्ट्रोकिया, ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से यूएसएसआर में काफी दिक्कतें आई थी। ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं एज पर द रिलेशन, तो हम बस इतना ही जानेंगे कि ये जो पॉलिसीज थी इनकी वजह से यूएसएसआर में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो ये तीन मेन रीजन हम याद रखेंगे, पहला कॉन्फेडरेशन, सेकंड द नेवर चेंजिंग कम्युनिज्म एंड थर्ड आर पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसके चलते 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब इरिटेंट्स की बात जब खत्म होती है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में कैसे चीजें बेहतर हुई और कैसे कैसे बेहतर हुई। इंडिया ने जब कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया तो वो रशिया के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि रशिया ऑल्सो डजंट हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, तो वो भी किसी तरह चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। जब कोरियन क्राइसिस हुए थे तब इंडिया वाज सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया वाज बैक्ड बाय रशिया, तो रशिया के लिए वो एक अच्छी बात थी। एंड वियतनाम वॉर में भी इंडिया वाज सपोर्टिंग द नॉर्थ वियतनाम, दैट वाज आल्सो बैक्ड बाय रशिया। तो इन दोनों केसेस में जो इंडिया का सपोर्ट था उससे रशिया को काफी फायदा हुआ था। 1952 में एक ग्रेहम रिपोर्ट ऑफ कश्मीर आई थी जिसने यूएनएससी में ये कहा था कि कश्मीर को जो जो कश्मीर के डिस्प्यूटेड, क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड कंट्री है, सॉरी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि पाकिस्तान कहता है, क्लेम करता है कि हमारा है, इंडिया क्लेम करता है कि हमारा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया गया था कि कश्मीर में यूएन ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए जाएं, बट यूएनएससी में सबके पास वीटो पावर होती है जिसकी वजह से वो उस स्टेप को नलिफाइड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे रशिया ने अपनी वीटो पावर यूज करी थी, वीटोड बाय रशिया इन इंडिया फेवर, क्योंकि रशिया हमेशा से मानता है कि जेएनके जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और रशिया की हेल्प से ही बोकारो स्टील प्लांट, भिवाई स्टील प्लांट एंड आईआईटी मुंबई इंडिया में एस्टेब्लिश हुए थे। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो इनको देख के बता सकते हैं साफ कि जो इंडिया रशिया के रिलेशनशिप थे वो धीरे धीरे अच्छे हुए थे। अब इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप को अगर देखा जाए तो इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वुड बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, डिफेंस स्ट्रेटेजी, सिविल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, देन स्पेस स्ट्रेटेजी एंड काउंटर टेररिज्म, इस इन एरिया पर हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप है। और अगर जैसे इसी के तहत इंडिया और रशिया के जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन 6 सब्जेक्ट, व्हिच इज एनर्जी, माइनिंग एंड मेट्रोलॉजी, कल्चर एंड टूरिज्म, साइंस एंड टेक, ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड कम्युनिकेशन। और दो बातें और ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया और रशिया दे बोथ हैव एनुअल मीटिंग, ये दोनों साल में एक बार मिलते हैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज डिस्कस करने के लिए, और ये 10 साल में दोनों एक और बार मिलते हैं टू डिस्कस द मिनिस्ट्रियल लेवल रिव्यू ऑफ डिफेंस रिलेशन। रशिया और इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन है उसका मिनिस्ट्रियल लेवल रिव्यू करते हैं कि वो कैसे हैं, क्या उनमें आगे जाके इंप्रूवमेंट हो सकती है एंड व्हाट आर द एरिया जिन पे उन्हें और काम करना चाहिए। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है दैट इज मेनली कन्फाइंड टू ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन। 2001 में इंडिया की जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने गेन किए 20% स्टेक इन साखलिन 1 विच इज एन ऑयल एंड ट्रेड ऑफ रशिया। और इसके एक्सचेंज में रशियन कंपनी जो थी गाजप्रोम, उसे बे ऑफ बंगाल का एक ब्लॉक दिया गया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल। और 2015 में फिर से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड गेन 15% स्टेक इन वैंकोमेफ्ट। इट इज द सेकंड बिगेस्ट ऑयल एंड ट्रेड ऑफ रशिया। और इसके बदले में रशियन कंपनी रोसनेफ्ट गेन 49% शेयर इन वादिनार विच इज बिगेस्ट ऑयल ट्रेड ऑफ इंडिया। अब आप इस चीज में कंफ्यूज मत करना कि हमको तो खाली 15% मिले एंड रशिया को 49%। अगर if we talk in terms of numbers, so that 15% is much more greater than this 49% share. इंडिया और रशिया के बीच की जो अब तक की बायलैटरल ट्रेड रही 2015 तक, that was only $10 billion, but both the countries are aiming to increase it to $30 billion by 2025. और रशिया जो है वो इंडिया के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट भी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप के टाइम पे।
एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड देन देयर विल बी वन मोर ट्राइलेटरल ट्रांजिट कॉरिडोर। ये दोनों कॉरिडोर हम इंडिया ईरान के बारे में जब बात करेंगे तब कवर करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस कि रशिया का इसके अंदर क्या रोल है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बारे में जो कि हुए थे इंडिया और रशिया के बीच में। तो जो सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड गोर्बाचोव राजीव गांधी अकॉर्ड। इसके अंडर ये डिसाइड हुआ कि इंडिया वुड बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹6,000 crores for development projects in India। कि रशिया इंडिया को 6,000 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोर्बाचोव राजीव गांधी अकॉर्ड व्हिच वाज साइंड इन 1988। उसके बाद जो मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ दैट वाज फ्रेंडशिप एग्रीमेंट 1971। इसमें यह डिसाइड हुआ कि दैट टू साइड्स व्हिच इज इंडिया एंड रशिया वुड रिस्पेक्ट each other's territorial integrity and sovereignty। जब हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करी तब मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एवरी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट इंडिया हैड। और सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट डिस्कस हुआ था वो ये था कि टू साइड्स वोंट एंटर इनटू एनी अलायंस अगेंस्ट ईच अदर। कि दोनों साइड्स ऐसी किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे जिसका मिशन हो दूसरी पार्टी को के अगेंस्ट जाना। एंड देन if any of two suffers from external aggression, the two sides would hold mutual reciprocal consultation। mutual reciprocal कि अगर इंडिया के ऊपर कोई कंट्री दबाव बनाती है तो इंडिया और रशिया साथ मिलकर एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वो दोनों ले सके टू काउंटर दैट थर्ड कंट्री। तो ये तीन चीजें डिस्कस हुई थी एंड डिसाइड हुई थी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट 1971 के तहत। अब आगे बात करते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम 2013। 2013 में यह डिसाइड हुआ कि चेन्नई को हम कनेक्ट करेंगे, चेन्नई विच इज ओवर हेयर इन इंडिया, इसको हम कनेक्ट करेंगे व्लादिवोस्तोक विच इज ऑन द मोस्ट ईस्टर्न, सबसे नीचे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। इंडिया एंड रशिया एम टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्टिंग चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक। तो यहां से हम गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ऑपरेट द मैरीटाइम एक्टिविटीज, और ये डायरेक्ट एक कॉरिडोर रूट बन जाएगा विच इज कनेक्टिंग रशिया एंड इंडिया। Now let's talk about 226 Kamov helicopter, which was the deal was signed in 2015. इसके अंदर 200 units of these helicopter was decided. 200 units of these helicopter were decided, और ये डिसाइड हुआ था कि ये जो हेलीकॉप्टर है they will be developed in India. 200 units of such units will be developed in India with the help of Russia। और ये जो प्रोजेक्ट था दिस वाज फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। दिस वाज फर्स्ट मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस में दिस वाज द फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, the development of
226 Kamov helicopter. 226 Kamov helicopter is the name and the number of units to be developed were 200. अब आगे बात करते हैं S-400 डील के बारे में जो कि साइन हुई थी 2018 में. This is the helicopter, by the way, guys. This is the 226 Kamov helicopter, and this is S-400. S-400 is anti-aircraft weapon. आप जमीन से यहां से मिसाइल छोड़ के किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही खत्म कर सकते हैं. It was developed in 1990 by Russia's Almaz Central Design Bureau. इसके अंदर एक रेडार होगा, एक कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, 8 लॉन्चर्स होंगे एंड टोटल 16 मिसाइल्स आप फायर कर सकते हो एट वन गो. So these are the specifics of S-400 developed in 1990 by Russia and this is an anti-aircraft weapon and ये डील साइन हुई थी 2018 में. अब आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटीज के बारे में. तो ये डिसाइड हुआ था 2016 में कि रशिया जो है it will help India in establishing smart cities, the cities which are of high tech technology, जहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, साइबर पार्क्स मिल जाएंगे, they have all the urban infrastructure, they have all the technical facility and they are much more developed than other cities. So these are called smart cities. ये डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और स्मार्ट सिटी in 2 cities which is Andhra Pradesh and Haryana. So this was agreed in 2016. और फिर अगली जो डील हुई थी वो हुई थी स्पेयर पार्ट्स की डील. इस डील के अकॉर्डिंग ये था कि एक एग्रीमेंट रीच हुआ था कि इंडिया वुड बी डेवलपिंग, India will develop spare parts of Russian defense equipments. कि रशिया जो है, जो इंडिया है, वो रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनके स्पेयर पार्ट्स को डेवलप करेगी. तो ये जो डील थी वो साइन हुई थी. अब आगे बात करते हैं कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, which is this. तो इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि यूनिट 1 and 2, these 2 units were established with the help of Russia. These 2 units were established with Russian help. रशिया ने बोला है कि रशिया विल ऑल्सो डेवलप यूनिट 3 and 4 इन द सेम प्लांट एंड 2015 में रशिया agreed that it will establish 16 more nuclear plants in India. 16 more nuclear plants in India. So this is all about the Kundalkulam nuclear plant. इसका यूनिट एंड 1 are already established by Russia. रशिया इसी प्लांट में यूनिट 3 and 4 भी एस्टेब्लिश करेगी एंड 2015 में रशिया ने एग्री किया कि दे विल सेट अप 16 more nuclear plants in India. अब आगे चल के थोड़े से और एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं. दिस अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज के बारे में, तो इंडिया ने कुछ ऐसी साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करी है जिनका जो बेस है वो हमारे ट्रेडिशन की तरफ जाता है. जैसे कुछ अगर मैं एग्जांपल दूं तो नीम के जो पेड़ होता है उससे हम कैसा केमिकल निकाल सकते हैं विच कैन बी ऑफ मेडिकल हेल्प. स्टेम टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द मॉड्यूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे चलकर.
तो जो रशिया की जो कंपनी है, एजेंसी है रॉस पेटेंट, दे हैव गेन्ड एक्सेस टू इंडियाज डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजियस नॉलेज। जो भी इसके अंदर स्टडी हुई है, ऑल द डेटा हैज बीन सेव्ड इन डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंडिया ने इसका एक्सेस रशिया की एजेंसी रॉस पेटेंट को दिया है टू एनहेंस द एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक विद रशिया। थोड़ा अब बात करते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑफ रशिया में। इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑफ रशिया इज व्लादिवोस्तोक। इंडिया ने इधर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। दिस इज द सेम एरिया जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं चेन्नई से थ्रू कॉरिडोर, जिसके बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की। तो इंडिया ने यहां भी व्लादिवोस्तोक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि इसको इकोनॉमिक फोरम ऑफ रशिया बोला जाता है ड्यू टू इट्स हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये एक तो एकदम पोर्ट पे है, तो यहाँ से रशिया काफी सारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मैरीटाइम रूट के थ्रू भेज सकता है। हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस इसलिए पड़ा क्योंकि दिस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया की जो रिवर है ब्रह्मपुत्र एंड रशिया की रिवर है विच इज कॉल्ड मोस्का। तो इसलिए ब्रह्म का भ्र एंड मोस्का का मो, द नेम बिकेम ब्रह्मोस। अगर हम ब्रह्मोस की बात, तो ये डिसाइड हुआ था कि रशिया जो है, रशिया एंड इंडिया विल जॉइंटली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। दिस इज ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और इसमें रशिया हेल्प कर रहा है इंडिया को टेक्नोलॉजी के साथ, एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द ब्रह्मोस मिसाइल। बात करते हैं 1135 फ्रिगेट के बारे में। दिस इज 1135 फ्रिगेट, जिसको बोला जाता है सबमरीन हंटर्स। अगर इंडिया के जो वाटर बाउंड्रीज है उसके अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री की जो सबमरीन है वो एंटर कर जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैरीटाइम हंटर इंडिया कैन डिस्ट्रॉय दैट सबमरीन। तो 2016 में ये डिसाइड हुआ था कि रशिया जो है वो सप्लाई करेगा दिस टू इंडिया। रशिया विल सप्लाई 1135 फ्रिगेट टू इंडिया। अब हम थोड़ा बात करते हैं लास्ट, जो की है न्यूक्लियर वेव ऑलरेडी डिस्कस इन कुंडनकुलम। सो लास्ट इज स्पेस कॉर्पोरेशन। तो रशिया की जो सैटेलाइट है यूथ सेट, तो ये जो सैटेलाइट थी यूथ सेट, it was sent into space, it was sent into space by PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इधर से वो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है जो कि पोलर ऑर्बिट पे रोटेट करती हैं, विच इज समथिंग लाइक दिस। अगर नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, तो जो PSLV से जो सैटेलाइट लॉन्च होंगी इट विल मूव फॉलोइंग द पाथ ऑफ पोल्स। तो PSLV के थ्रू ये जो यूथ सैटेलाइट है इंडिया के PSLV से लॉन्च की गई थी, एंड रशिया वाज आल्सो इनवाइटेड, रशिया वाज इनवाइटेड to join Russia invited India to join GLONASS। GLONASS क्या है? GLONASS है रशिया की नेविगेशन सैटेलाइट, रशियाज नेविगेशनल सैटेलाइट। तो जहां एक साइड इंडिया ने रशिया की सैटेलाइट यूथ सेट को PSLV से लॉन्च करा,
दूसरी साइड रशिया ने इनवाइट करा इंडिया को टू ज्वाइन ग्लोनास, व्हिच इज रशियाज नेविगेशनल सैटेलाइट. So with this said, with all these said, India and Russia relationship is over for the module. Let's do a quick recap of what we learned today. So we started with the similarities between India and Russia. क्या-क्या similarities रही? Both are pluralistic state, victim of international terrorism, opposing imperialism and socialist ideology. हिस्टोरिकल लिंकेज के बारे में हमने बात करी. उसके बाद हमने इरिटेंट शुरू में क्या रहे थे एंड आज के टाइम में क्या इरिटेंट है उनके बारे में बात करी. देन वी डिस्कस अबाउट द मेन इरिटेंट व्हिच इज एडमिरल गॉशकॉफ डील. कैसे कैसे डील आई और क्यों इतना डिले हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने में. देन वी लर्नड अबाउट यूएस डिसइंटीग्रेशन, कब हुआ, कैसे हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में कैसे चीजों में सुधार आया, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक. Then we learned about some important agreement, Gorbachev Rajiv Gandhi Accord, Friendship Agreement 1971, Chennai Vladivostok Maritime, 226 Kamov helicopters, S-400 deal, smart cities, spare parts deal, Kundam-Kulan nuclear plant, then BrahMos missile deal, 1135 frigate deal, traditional Indian knowledge के बारे में हमने बात करी, and how India invested $1 billion in Eastern Economic Forum of Russia, which is Vladivostok. And then last हमने बात करी some topics about space cooperation. तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम कुछ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जैसे कि इंडिया एंड जापान, एंड साथ ही साथ हम कवर करेंगे इंडिया एंड ईरान. तो ये दो कंट्रीज हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. अपने घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो. Let's fight COVID together. So with this said, I'll take your leave. Thank you so much. Bye-bye.